हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर साहब। और आज फिर एक नए टॉपिक की बात करते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे मेंटेनेंस, जो कि मुस्लिम में कहा जाता है नफक अंडर द मुस्लिम लॉ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले नफक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस, मुस्लिम्स में मेंटेनेंस को नफक कहा जाता है। सबसे पहले एक केस आया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम का केस था। बहुत फेमस केस हुआ है, सबने सुना होगा साहबानो बेगम केस के नाम से। तो यहीं से ये मेंटेनेंस की बातें स्टार्ट होती है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इफ द वुमेन एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, द हस्बैंड लायबिलिटी सीजेस विद द एक्सपायरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड। इसमें ये था, मतलब कॉन्सेप्ट ये है मुस्लिम्स में कि जैसे ही हस्बैंड की, मतलब एक तरह से जैसे ही इद्दत पीरियड, जो मुस्लिम वुमेन है जो डाइवोर्सी है या कहते विडो है, अगर एक तरह से देखा जाए तो उसकी जो है इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। और जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म होता है तो हस्बैंड की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती वुमेन की तरफ, अगर डाइवोर्स हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि इफ शी इज अनेबल, इस केस में ये डिसाइड हुआ था अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है इद्दत पीरियड के बाद भी, तो कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एज अ कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था और मुस्लिम जो लोग थे, समुदाय था, उन्हें लगा कि हमारे जो पर्सनल लॉ है कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंज हो रहा है, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो वहां पे एक तरह की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उठ गई थी बहुत ज्यादा। तो इस वजह से एक एक्ट पास करा गया था जिसका नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इसी केस से ये जो था एक्ट जो था ये एग्जिस्टेंस में आया, और जो की बात करता है मेंटेनेंस की ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। तो ये कौन सा केस आया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये हुआ आपका जो था पास्ट, जो अब प्रेजेंट है वो प्रोटेक्शन, जो ये मैंने एक्ट बताया 1986 वाला, ये चलता है। तो मतलब एज अ कनेक्ट करा है पास्ट एंड द प्रेजेंट को। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है, कौन से एक्ट का, जो मैंने अभी आपको बताया था, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो कि मेंटेनेंस की बात करता है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एंड ऑल्सो आफ्टर देन दैट। तो अब डाइवोर्स वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू, तो सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो इसमें यह दिया गया है कि एक डाइवोर्स वुमेन है, अगर मुस्लिम वुमेन है, डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है, तो उसे फेयर, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन दिया जाना चाहिए मेंटेनेंस से रिलेटेड, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसे सरवाइव कर सके अच्छे से विद इन द इद्दत पीरियड। सेक्शन 3 बेसिकली आप बात करता है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, तो वही बात करते हैं। तो उसे इद्दत पीरियड के टाइम भी प्रॉपर, रीजनेबल और फेयर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कितना होगा। तो अगला पॉइंट आता है वेयर शी हरसेल्फ मेंटेन द चिल्ड्रन बोर्न टू हर। अगर कोई जो चाइल्ड है जो बोर्न हुआ है शादी से पहले या डाइवोर्स होने के बाद, अगर कोई भी जो चाइल्ड है वो हुआ है, बोर्न हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि जो मेंटेनेंस का पीरियड है वो अगले आने वाले 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये चीज याद रखिए कि अगर वो, क्योंकि वो अपने आप को ही मेंटेन नहीं कर पा रही है, और तो फिर अब एक बच्चा और है तो उसे वह भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 साल के लिए एक्सटेंशन पीरियड हम कह सकते हैं दे दिया गया, कि जब तक जो फॉर्मर हस्बैंड था, डाइवोर्स से पहले हस्बैंड था, उसे 2 साल तक फर्दर मेंटेन करना पड़ेगा वाइफ को, जो कि डाइवोर्स ही है। तीसरा पॉइंट आता है एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मैन। तो ये भी हस्बैंड की लायबिलिटी बनती है जब शादी हुई थी, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज, तो वहां पे क्या हुआ होगा, मेहर दिया गया होगा, कंसिडरेशन दी गई होगी। तो ये ड्यूटी बनती है कि वो मेहर जो था वो किसे दे दिया जाए, जो मुस्लिम विमेन जिसका डाइवोर्स हुआ है उसे वापस कर दिया जाए जितना लिया गया था।
ये लिखा हुआ है एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मेहर और डॉवर एग्री टू बी पेड टू हर एट द टाइम ऑफ द मैरिज और एट एनी टाइम देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। तो मतलब कि जो मेहर था, सम ऑफ मेहर, वो वापस कर दिया जाएगा। या अगला पॉइंट आता है कि जो भी प्रॉपर्टीज डाइवोर्सी विमेन को दी गई थी उसकी शादी के वक्त या शादी टूटने से पहले जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो भी रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स या हस्बैंड के द्वारा उसे दिए गए थे, वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी जो डाइवोर्सी विमेन है उसके पास ही रहेगी। अब बात करते हैं कि वेयर एप्लीकेशन हैज बीन मेड। अगर कोई एप्लीकेशन डाली गई है कि हस्बैंड को ये कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ऐसा ऐसा मेंटेनेंस देनी है, उससे पहले क्या हुआ इद्दत पीरियड के, क्योंकि ये तो डिफाइन करती है लॉ के अंतर्गत सेक्शन 3 में ये बता दिया है कि आपको इतने इतने इस हिसाब से चलना है। लेकिन अगर नहीं चलता है, हस्बैंड मतलब मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, नफक प्रोवाइड नहीं करता है, तो क्या होता है, या तो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने 1 महीने के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो विद इन 1 मंथ की डायरेक्टिंग हर फॉर्मर हस्बैंड टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो विद इन 1 मंथ जो एप्लीकेशन है वो जो उसके सामने आएगी है एप्लीकेशन, तो उसके थ्रू वो डायरेक्ट कर सकता है जो हस्बैंड था उसे कि आप प्रॉपर रीजनेबल फेयर मेंटेनेंस दीजिए। डाइवोर्स विमेन जो है आपकी, जो एक तरह से कहे कि फॉर्मर वाइफ रह चुकी है, उसे प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करिए। जो भी सारी चीजें जैसे कि गिफ्ट, प्रॉपर्टीज एंड ऑल जो भी था वो सब कुछ, मेहर जो था वो सब कुछ आप इन्हें दीजिए। द स्टैंडर्ड ऑफ द, अगर हाँ मतलब कि आप कोर्ट डिसाइड करेगा, जैसे मेंटेनेंस मैंने आपको कहा कि रीजनेबल, तो रीजनेबल यहाँ पे आने के लिए रीजनेबल का ये भी असर पड़ेगा कि जो वुमेन है वो कौन से एनवायरनमेंट से पहले रह के आ चुकी है, क्या जो रीजनेबल मेंटेनेंस है वो उसके लिए मतलब प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीजें जो होगी यहाँ पे काउंट होगी। तो the case may be for the payment of such meher or dower or the delivery of such property referred to in clause। मतलब ये कहने का मतलब है जो मैंने पहले बताई है, जो इससे पीछे वाली सारी स्लाइड में है, मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकता है फॉर्मर हस्बैंड को कि आप प्रॉपर सारी चीजें जो है प्रोवाइड करिए, मेंटेनेंस प्रोवाइड करिए वाइफ को, जो आपकी फॉर्मर वाइफ रह चुकी है। अगर फिर भी वो नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो वारंट इश्यू कर सकता है उस हस्बैंड के खिलाफ। और फिर आता है कि मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो इम्प्रिजमेंट का ऑर्डर दे दे फॉर्मर हस्बैंड को, जो कि 1 साल तक रह सकता है, या जब तक कि वो पेमेंट नहीं करता मेहर की या जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो ये पावर दी गई है कि मैजिस्ट्रेट इनके अंतर्गत काम कर सकता है। अब है कि अगर मेहर जो है वो नहीं दिया गया है, वेयर अ रीजनेबल एंड फेयर provision and maintenance or the amount of meher or dower due has not been made or paid, a divorced woman on her divorce, she or on one duly authorized, या तो वो या उसके बिहाफ पे कोई और एप्लीकेशन जो है मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। और देन मैजिस्ट्रेट जो था, मैंने इससे पहले वाली जो स्लाइड में बताया, वो सारे जो है प्रोविजंस या ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है हस्बैंड को, फॉर्मर हस्बैंड को, कि आप जो है सारी चीजें प्रोवाइड करिए। अब बात करते हैं सेक्शन 4 जो आपका जोन सा एक्ट की हम बात कर रहे हैं, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट की। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, वेयर अ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट, जहां पे मैजिस्ट्रेट जो है वो ये सेटिस्फाई हो जाए कि जो डाइवोर्स विमेन है वो उसने शादी नहीं की है, कि उसने जो है जो डाइवोर्सी है उसने शादी नहीं की है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है इद्दत पीरियड के बाद भी। अब तक हमने जो पढ़ा वो इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब बात कर रहे हैं सेक्शन 4 बात करता है कि अगर इद्दत पीरियड के बाद भी अगर मतलब कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को मतलब एक तरह से प्रॉपर लाइफ में लाने के लिए वो इनकैपेबल है डाइवोर्स वुमेन जो है, तो वहां पे क्या हो सकता है, entitled to inherit her property on her death according to Muslim law
टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस टू हर, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज है सच ऑफ हर रिलेटिव्स, अगर उसके रिलेटिव्स है जो कि उस पे प्रॉपर्टी आनी थी आफ्टर द डेथ ऑफ दैम, तो वो जो सारी चीजें हैं उनसे ये कहेंगे, उनके रिलेटिव्स से ये कहा जा सकता है कि आप इन्हें प्रॉपर तरीके से रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस दे, आप इन्हें मेंटेनेंस करें। अगर क्या होता है बाय चांस जो है वेयर डाइवोर्स में, अगर ये कंडीशन लगा दी जाती है रिलेटिव्स के द्वारा कि जी हम अपने आप को ही सस्टेन नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को अपना ही घर नहीं चला पा रहे, इन्हें कहाँ से मेंटेन करेंगे, या कोई भी ऐसा नियर बाय रिलेटिव नहीं है, कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो डाइवोर्स वुमेन है, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है उसे, जो कि सेक्शन 9 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954 के अंतर्गत बना हुआ हो, कि वो उस औरत को जो डाइवोर्स वुमेन है, मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन है, उसे मेंटेनेंस दे। ठीक है, कौन कर सकता है, या तो रिलेटिव्स, या अगर रिलेटिव्स नहीं है, अगर वो नहीं कर पाते सस्टेन, तो देन द स्टेट वक्फ बोर्ड। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। क्या सबसे मेन क्वेश्चन आता है, उठता है, जिसपे कंट्रोवर्सी उठी थी सबसे पहले, जो शाह बानो बेगम का केस था कि 125 के अंतर्गत इसे गवर्न नहीं करना जाना चाहिए, लेकिन सेक्शन 5 ये कहता है कि जो मुस्लिम विमेन है, मैन या मैन जो है, वो जो है एक तरह से गवर्न किए जा सकते हैं सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द एक्ट 2 ऑफ 1974, मतलब CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 टू 128 वो गवर्न करे जा सकते हैं। अगर जब भी फर्स्ट मीटिंग हो, एप्लीकेशन जो डाइवोर्स के लिए फाइल करी गई है उसके बाद जो हो फर्स्ट मीटिंग हो, जो डाइवोर्स विमेन है या जो उसका पहला फॉर्मर हस्बैंड है, वो ये डिक्लेयर करते हैं एफिडेविट के द्वारा या राइटिंग में कि या तो जॉइंटली कर दे, एक साथ कर दे, या सेपरेटली कर दे, कि वो जो है अपने आप को ये चाहते हैं कि वो सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत गवर्न करे जाए। वो मतलब कि 125 और 128 की मतलब प्रोसेस से ही उनका जो है डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस की सारी प्रोसेस हो। देन यहाँ पे उस एप्लीकेशन से कहे या डिक्लेरेशन से कहे जो वो राइटिंग में देंगे, मैजिस्ट्रेट जो है उन्हें मतलब ऑथराइज कर सकता है इस प्रोसेस के लिए कि वो 125 के अंतर्गत गवर्न करे जाएंगे। अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन वाज मेड। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।